हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग को, और वो लॉस्ट स्प्रिंग जिसका सब टाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके ऑथर हैं अनीस जंग, जो एक इंडियन राइटर हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग की जो एंटायर स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी है, उस कंप्लीट स्टोरी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में हम लोग इस स्टोरी को यह देखेंगे कि ये स्टोरी मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है, और 2 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट साहिब उसमें कैरेक्टर है मेन, और सेकंड पार्ट में मुकेश जो वहाँ पर कैरेक्टर मिलता है। ये 2 स्टोरी 2 अलग अलग प्लेसेस में डील करता है। तो आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो स्टोरी बिगिन होती है वो सबसे पहले यहाँ पर साहिब की स्टोरी है। और साहिब की स्टोरी जो शुरू होती है, हमारी ऑथर विजिट करती है कैसे इलाके में, एक ऐसे एरिया में जो काफ़ी स्लम है, काफ़ी रिमोट एरिया है, और कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, जो भी हाउसेस हैं वो नॉट वेल बिल्ट हैं, यानी अच्छी तरीके से बने हुए नहीं हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे ही रास्ते में जो कूड़े कचड़े फेंके हुए हैं और उनमें से कुछ वो चुन रहे हैं। तो उन बच्चों को वहाँ से कुछ मिल जाता है। तो उन्हीं बच्चों में से एक साहिब है जो वही करीब 8 से 9 साल का लड़का है, और साहिब वहाँ कुछ ढूंढ रहा है और हमारी ऑथर की मुलाकात उनसे हो जाती है। यहाँ वही चीज़ आपको लिखा हुआ है, हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि अनीस जंग की मुलाकात साहिब से रोज़ दिन होती है। अनीस जंग की मुलाकात साहिब से रोज़ दिन सुबह सुबह हो जाती है। और वह क्या देखती है कि वह जो लड़का है साहिब, यहाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा साहिब जो एक नेम है वो एक उस लड़के का नाम है, उस बॉय का नाम है जो उस स्लम एरिया के ग्रुप में रहता है। ठीक है, वो लड़का क्या करता है, गार्बेज डंप्स में, गार्बेज डंप्स का अर्थ है फ्रेंड्स कि जो कूड़े कचरे होते हैं उनका ढेर, यानी शहरों से जो कूड़े कचरे निकल करके जो बाहर कहीं जमा किया जाता है उसका ढेर है ना। तो वहाँ से लड़का कुछ ढूंढता है, शायद गोल्ड मिल जाए या कभी कोई कॉइन मिल जाए, कभी कोई सिक्का मिल जाए, कोई नोट मिल जाए, या कुछ अदर और भी चीज़ें मिल जाए जो उन लोगों के काम के हो सके। तो वो ढूंढता ही रहता है। वो अकेले नहीं है, उसके साथ में ग्रुप है। हम लोग आगे देखेंगे तो आगे कुछ और मिलेगा। वह लड़का यानी साहिब कहाँ से आया हुआ है, तो ढाका से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आप इसको याद रखेंगे कि जो साहिब है वो कहाँ से आया हुआ है, तो ढाका से आया हुआ है। ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो ये सारे जो स्लम एरिया में अभी जो रह रहे हैं ये सारे फैमिलीज, ये सारे फैमिलीज ढाका से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं। ही डज नॉट इवन रिमेंबर हिज ओल्ड नेम, उसका जो पुराना नाम है वो उसको खुद पता नहीं है लड़के को, और वह ना ही स्कूल जाता है, वह स्कूल भी नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा है कि उनके जो आस पड़ोस में जो भी एरियाज हैं वहाँ कहीं भी किसी तरह का कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ ये भी देखने को मिलेगा कि ये लड़का से अनीस जंग पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो बताता है कि मेरा नाम है साहिब आलम। तो यहाँ अनीस जंग पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारे नाम का मीन्स मतलब पता है, तो ये कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, जबकि इसके नाम का मीनिंग होता है साहिब आलम, जो इसका फुल नेम है। इसके नेम का अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, पूरे ब्रह्मांड का गॉड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर किसी बच्चे को अपने नाम का मीनिंग पता चल जाए तो वो उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा, लेकिन उसको अपने नाम का मीनिंग पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि बट ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स एंड ही रोम्स इन द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हिज फ्रेंड्स आया ना, इसके फ्रेंड्स में बस सभी सारे के सारे बच्चे उसी कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी का साहिब है। आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे जो रोड के किनारे घूमते हुए प्लास्टिक का बैग जिस लेकर के उसमें प्लास्टिक के बॉटल्स, ढक्कन या कुछ और भी चीज़ें जो प्लास्टिक की होती है
जो रोड के किनारे गिरे हुए होते हैं उसको उठा करके चुन करके वो लोग ले जाते हैं। तो उसी टाइप का यह भी एक बच्चा है, उसी ग्रुप का यह भी एक लड़का है। और इनके जितने भी दोस्त हैं वो बेयर फुट हैं, यानी इन सारे लड़कों को क्या कहा गया है, आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज। यानी ये सारे के सारे बच्चे खाली पाँव होते हैं, इनके पाँव में जूते चप्पल किसी तरह का कोई भी स्लीपर नहीं होता है। दे ऑल वॉक इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर एट नून। ये सारे बच्चे मॉर्निंग में अपीयर होते हैं, यानी मॉर्निंग में निकलते हैं अपने घरों से, और दोपहर होते होते सारे के सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। मतलब सारे बच्चे वापस अपने घर चले जाते हैं, जहाँ वो रहते हैं, जिस स्लम एरिया में रहते हैं, वो सारे के सारे बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, चले जाते हैं। They live in a perpetual state of poverty and can't afford even shoes। हाँ, ये लोग वैसी स्थिति में रहते हैं, गरीबी तो है ही, पॉवर्टी तो है ही, और पॉवर्टी की वजह से भी और कुछ इनका ट्रेडिशन भी रहा है जिसकी वजह से ये लोग शूजलेस होते हैं, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं होते हैं। अदर यंग बॉयज वेयर शूज। दूसरे जो लड़के हैं, हाँ, वो लोग तो शूज पहनते ही हैं, बट मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स लाइक साहेब रिमेन शूजलेस। लेकिन बहुत सारे ऐसे रैग पिकर्स जो हैं वो जिस तरीके से साहेब है, वो सारे बच्चे क्या हैं, शूजलेस हैं, बिना जूते के रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक नया टर्म आया है, आपको याद रखना पड़ेगा। इस साहेब को क्या कहा गया है, रैग पीकर। क्या कहा गया है, रैग पीकर। रैग पीकर का मीनिंग ही होता है कूड़े कचरे को उठाने वाला। ठीक है, तो ये देखते हैं अगला जो टॉपिक आता है सीमापुरी इलाके की। सीमापुरी इलाके की बात करेंगे, जिसमें एक घर है और जो रैग पिकर्स का ही है। मैंने बताया आपको कि ये सारे के सारे लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स लिव इन सीमापुरी। ये प्लेस का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि जो बहुत लगभग जितने भी रैग पिकर्स हैं वो किस इलाके में रहते हैं। तो सीमापुरी इलाके में, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे सिचुएटेड है। ठीक है, न्यू दिल्ली के। इट इज अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, हाँ। देयर इज नो साइन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस देयर। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा चिन्ह या नहीं है जहाँ विकास हो सके, जहाँ डेवलपमेंट हो सके, प्रोग्रेस हो सके। वर्षों से वहाँ पर वैसे ही सिचुएशन बना हुआ है जो अभी है। वहाँ के जो घर बने हुए हैं वो मड से बने हुए हैं, यानी मिट्टी से बने हुए हैं, कीचड़ से जो मिट्टी के जो घर होते हैं। और क्या कहता है, उनके जो रूफ्स हैं, जो छतें हैं, वो तारपोलिन या फिर टिन का छत या तारपोलिन, जिसको हम लोग तिरपाल भी कहते हैं कई बार, तो तिरपाल से बनी हुई हैं। वहाँ पर किसी तरह का कोई भी सीवेज नहीं है, ना ड्रेनेज है, ना पानी निकलने का कोई साधन है, नाली है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ड्रेन नहीं है, नो रनिंग वाटर, ऐसा कुछ भी सुविधाएं वहाँ पर दी हुई नहीं है। लगभग वहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पर रह रहे हैं। और कितने सालों से, लगभग 30 ईयर्स, 30 सालों से लगभग वहाँ 10,000 रैग पिकर्स की फैमिली वहाँ पर रह रही है। हाँ, यहाँ चीज़ बताया आपको कि वे लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, और कब आए हैं, तो 1971 में। फ्रेंड्स, एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना कह सकते हैं, बहुत बड़ा वार भी हुआ था एक चीज़ 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में हुआ था, जिसमें इंडिया ने भी कोऑपरेट किया था बांग्लादेश को, जिसके कारण से बहुत सारा बांग्लादेशी जो थे वो इंडिया चले आए, और बहुत सारे इंडियन भी बांग्लादेश चले गए। और उसी समय बांग्लादेश 1971 में 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश अपने आप को फ्रीडम पाया था। ठीक है, पाकिस्तान से, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया 1971 से, और वो भी फ्री कंट्री के तौर पे आया। अब यहाँ कहता है दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जितने भी जो रह रहे थे इस्लाम एरिया में, सीमापुरी में जो भी लोग रह रहे थे रैग पिकर्स, उनका कोई ना आइडेंटिटी नहीं था, कोई पहचान नहीं था। हाँ, उनके पास एक चीज़ था, उनका राशन कार्ड था। सिर्फ उनको राशन कार्ड मिला हुआ था, जिसके माध्यम से वो लोग क्या कर सकते थे कि जो सरकार के द्वारा राशन मिलती थी उसको वो लोग परचेज कर सकते थे। बस इतना ही उनके पास था। बाकी उनके लिए जो सबसे बड़ी पहचान थी, तो उनका जो फूड है वही सबसे बड़ी पहचान थी, कि भाई उनको खाना मिल जाए, बस उतना ही में वो लोग संतुष्ट हैं, और किसी चीज़ की वो इच्छा भी नहीं करते थे, कामना भी नहीं करते थे। हाँ, इसमें ये चीज़ था, जो महिलाएं वहाँ पर थीं, जो वीमेन थीं, जो महिलाएं थीं,
सीमापुरी में रैग पिकर्स की फैमिली में, तो उनका जो कंडीशन था काफ़ी मेजरेबल था, काफ़ी दयनीय स्थिति थी उनकी। उन लोग टैटर्ड साड़ीज कह सकते हैं कि साड़ी जो होती थी, साड़ी वो फटी पुरानी साड़ियाँ होती थी और एक ही साड़ी को कई दिनों तक वो लोग पहनते थे, सिंगल साड़ी को, उसी को धोना, फिर उसी को धो करके उसी को पहनना। ये जो कंडीशन था रैग पिकर्स का, ये काफ़ी ज़्यादा मेजरेबल था, बहुत ज़्यादा दयनीय था। तो इसमें कह सकते हैं कि सीमापुरी के लोग किस तरीके से वहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं। रैग पिकर की फैमिली, रैग पिकर का लाइफ कैसा है, ये हम लोग अब तक कुछ कुछ समझ में आपको जरूर आया गया होगा। तो आइए शुरू और आगे बढ़ाते हैं। आगे के स्टोरी में आप ये देखेंगे कि सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जीवन जीना है वहाँ पर सीमापुरी में, तो उसके लिए सबसे बड़ा अगर मीन्स ऑफ सर्वाइवल है तो रैग पिकिंग है। कूड़े कचड़े को उठाना ही, उसको बेचना ही, यही जीवन यापन है। एक्चुअली क्या होता है कि अदर जो बिग सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जो कूड़े कचड़े होते हैं, कूड़े कचड़े को भी रिसाइकल करके या उसका कुछ और यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसके लिए ये लोग काम करते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप देयर, उनकी जो बच्चे होते हैं, जो रैग पिकर्स होते हैं, उनके बच्चे उसी स्लम में ही, उसी तरपाल की घर में ही बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं। दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके बच्चे जब बड़े होते हैं, थोड़े से 4-5 साल के होते हैं, तो उनका पार्टनर बन जाते हैं। उनके पेरेंट्स के जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनकी पार्टनर बन जाते हैं। और यहाँ कहता है कि अगर सर्वाइवल यानी जीवन यापन करना है कहाँ, सीमापुरी में, तो उसके लिए सबसे बड़ा जरिया क्या है, रैग पिकिंग है। उसके अलावा कोई और काम है नहीं। दो द ईयर्स इट हैज़ अक्वायर्ड द पोजिशन ऑफ अ फाइन आर्ट, हाँ कई साल से ये चीज़ चल रहा है, तो लोगों को इसमें काफ़ी आइडिया आ गया है। वहाँ के जो लोग हैं, बहुत तरीके का अलग अलग लोग हैं, अब इनको आइडिया आ गया कि किस चीज़ को किस तरीके से कहाँ पर जाके जमा करना है, कहाँ पर जाके बेचना है, और कितने पैसे कहाँ से मिलेंगे, इन लोगों को अच्छे से आइडिया आ गया है। इसलिए कहा गया है कि जो गार्बेज है, जो कचरा है, वो उन लोगों के लिए क्या है, गोल्ड बन गया। अब उनके लिए गोल्ड बन गया, बिल्कुल, क्योंकि उसी को चुनना है और चुन करके कहीं जाके उसको बेच देना है, और बेचने के बाद जो पैसे आए उसी से अपना उनका जीवन यापन चलना है। तो ये गार्बेज जो है उन लोगों के लिए गोल्ड बन गया है। समटाइम्स क्या होता है, अ चाइल्ड कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक बच्चे को, सबको तो नहीं मिलेगा सिल्वर कॉइन, कुछ एक बच्चे को कभी कोई सिक्का मिल गया। चांदी का सिक्का मिलना तो मुश्किल है, लेकिन कोई सिक्का या कोई नोट मिल जाता है कई बार इन बच्चों को। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और इसीलिए अगर किसी को कुछ सिक्का मिल गया, कॉइन मिल गया या कोई नोट मिल गया, तो बच्चों में एक इच्छा हमेशा बनी रहती है, एक होप हो जाता है कि कुछ और मिलता जाएगा, वहाँ से कुछ और मिलता जाएगा। इसलिए बच्चे अपनी उत्सुकता के साथ, एक क्यूरियोसिटी के साथ में वो काम को करते हैं, है ना। गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन। हाँ, ये चीज है कि गार्बेज जो है रैप्ड है, गार्बेज ढका हुआ है किस चीज में, तो इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक वंडर का, एक आश्चर्य का, एक कह सकते हैं एक सरप्राइज का कह सकते हैं कि वहां से बच्चों को कुछ मिल जाता है, बस बच्चे इसीलिए उसमें लगे हुए रहते हैं। फॉर एल्डर्स, और वहीं अगर बात करें बड़े लोगों की, तो ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। तो ये चीज आपने यहाँ देखा, जो बच्चे हैं उनके लिए एक वंडर का एक प्लेस है, और जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। आइए देखते हैं आगे। साहिब गेट्स अ स्मॉल जॉब। अब साहिब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अब साहिब को एक जॉब लगती है, यानी एक काम मिल जाता है उसको। क्या होता है कि साहिब एक टी स्टॉल में जॉब करने लगता है ना। हाँ, टी स्टॉल में जॉब करता है। उससे पहले क्या कहता है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, एक सुबह में ये साहिब जो है वो देखता क्या है कि नरेटर जो हमारी अनीस जंग है ना, वो क्या देखती है कि साहिब एक जगह खड़ा है, और वो कहाँ खड़ा है, तो एक क्लब था, और जो टेनिस का जो फेंस होता बना होता है ना, टेनिस कोर्ट जिसे कहते हैं हम लोग, जो टेनिस कोर्ट कहते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसे नेट लगा होता है, और वहाँ पर पिच बना हुआ होता है। उस जगह खड़े होकर के किनारे से गेट के सामने से साहिब खड़ा होकर देख रहा था, ठीक है। और साहिब भी उस समय क्या था कि वह भी शूज पहना हुआ था। देखिए, कुछ अभी ऐसा चीज आ गया कि साहिब भी क्या कर रहा है,
शूज पहने हुए है। लेकिन ऐसी बात थी कि वो जो शूज थे ना, वो शूज उसके अपने नहीं थे। उस शूज को किसी दूसरे ने उसको दिया था। कोई रिच बॉय, कोई अमीर घराने का लड़का का कोई जूता होगा, शूज होगा, वो जूता उसको मिला हुआ था और जूता लड़का वही पहन के वहां पर खड़ा हुआ था। ठीक है, हाँ ये चीज था। लड़का जो है वो इनकार नहीं करता है कि उसके जूते में होल हैं या कहीं से फटे हुए हैं, वो इनकार नहीं करता, वो पहन लेता है। ठीक है, इसमें कहीं कोई उसको खराब नहीं लगता है कि जूता छोटा है कि बड़ा है, या अलग अलग कलर का है या अलग अलग साइज का है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समझ सकते हैं कि उसका एक ड्रीम जो था वो पूरा हो गया। जूता पहनना एक ड्रीम। अभी आप सोच के देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर कुछ इस तरह की फैमिलीज हैं जिनको इस छोटे छोटे जो जरूरत की चीज़ें हैं वह भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। साहिब अब क्या करता है कि टी स्टॉल में काम करता है, एक चाय की दुकान में काम करता है। साहिब अब एक चाय की दुकान में काम करता है और उसको क्या मिलता है, तो 800 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। प्रति महीना 800 रुपये उसको मिलता है और जो 2 टाइम 3 टाइम का जो खाना होता है वो खाना उसको वहाँ पर मिल जाता है। 800 रुपये मिल रहे हैं और 2 से 3 टाइम का जो भोजन होता है, खाना उसको वहाँ पर मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ है, और वो क्या है कि ये जो उसका जो फेस है, जो फिगर है, या जो उसका लुक दिख रहा है, वो केयर फ्री नहीं है। यदि आप अपने आपको किसी दूसरे के अंडर काम में लगा दोगे तो आप तो उसके यहाँ सर्वेंट बन गए, एक कह सकते हैं कि वर्कर बन गए, स्टाफ बन गए, तो आप वैसी तरीके से आपका लुक रहेगा। तो इस समय कुछ समय पहले साहिब खुद का मास्टर था। कुछ समय पहले साहिब जो था वो खुद का मास्टर था। कब? जब वो अपने से अपना जॉब करता था, रैग पिकिंग, कूड़े कचड़े को उठाना, उस समय वो खुद का मास्टर था। लेकिन जब वो बड़ा होकर के अभी इस चाय के स्टॉल में काम कर रहा है तो उसके बॉस का, उसके बॉस का जो भी ऑर्डर होता है, आदेश होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। और नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी या काम से उसको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें अभी जब हैं, कंडीशन है, तो इसके चेहरे पे वो वाली केयर फ्री लुक नहीं देखने को मिल पा रही है। ये प्रतिदिन क्या करता है, एक कनिस्टर लेकर के, यानी जो मिल्क लाने वाला जो केन होता है, करके दूर तक जाता है और वहां से मिल्क लेकर के आता है। तो उसके हाथ में जो भी केन है वो काफी ज्यादा उसको हैवी लगता है, यानी भारी लगता है। किससे? जो वो प्लास्टिक वाला बैग या बोरा जिसको कहते हैं, जिसमें वो कूड़े कचरे को लेकर के अपने कंधे पर लेकर के और उसको ढो करके घर तक पहुंचा था। तो वो जो चीजें पहले उसको भारी लगती थी, वो भारी नहीं, हल्का लगता था। लेकिन अभी एक छोटा सा केन जो उसके हाथ में है, जो मिल्क वाला है, हालांकि उसका नहीं, उसका बॉस का है, वो चीजें अभी इसको काफी भारी लग रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अब खुद का मास्टर नहीं रह पाया, इसलिए यहाँ लिखा साहिब इज नो लॉन्गर ऑफ हिज ओन मास्टर। तो फ्रेंड्स, ये तो रियल है और हकीकत यही है कि जब आप अपने हिसाब से काम करेंगे तो आप अपने आप को बॉस समझ लेंगे। लेकिन जब आप किसी दूसरे के हिसाब से काम करेंगे तो आपका बॉस तो कोई और होगा, और फिर आपके फेस पे और आपका फेस का जो एक्सप्रेशन बता देगा कि आप जो है वो अपना मास्टर नहीं है। ठीक है, तो चलिए तो आइए आगे शुरू करते हैं अगले स्टोरी की तरफ। अगला स्टोरी जो है आपका आ जाएगा मुकेश का। जो सेकंड पार्ट में आप देखेंगे स्टोरी को, वो सेकंड पार्ट में जो स्टोरी है वो मुकेश की स्टोरी है। और इसमें मुकेश एक, वह भी लगभग 8 से 10 साल का लड़का वह भी है। तो यहाँ पर मुकेश शुरू में ही, जैसे ही मुकेश की स्टोरी शुरू होती है, तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसकी विश है, इसकी ऐसी विल है कि वो मोटर मैकेनिक बने। ठीक है, और वह क्या चाहता है, 1 मिनट, हाँ आइए,
अब देखते हैं कि ही विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। उसके पहले मैंने बताया आपको मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, यहाँ तक क्लियर है। ही विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, वह यह सीखेगा कि कार को कैसे चलाया जाता है, यानी कार ड्राइवर बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बट हिज ड्रीम, लेकिन उसकी जो, तो मुकेश क्या बनना चाहता है, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बट हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज, लेकिन उसकी जो स्वप्न है, उस मुकेश की जो स्वप्न है, वो स्वप्न किस तरीके से है, लाइक अ मिरेज। फ्रेंड्स, मिरेज मीन्स क्या होता है, मरीचिका जो अदृश्य होती है देखने के बाद, है ना, मरीचिका। ही लिव्स इन अ रस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एमसीक्यू में कई बार आ चुका है कि मुकेश कहाँ रहता है, तो मुकेश रहता है फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, तो फिरोजाबाद फेमस है बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए, क्योंकि फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट, तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, ये आपको याद रखना है। एवरी अदर फैमिली, यानी हर एक दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद में है, ठीक है, वो किस काम में इंगेज है, तो वह इंगेज है बैंगल को बनाने में, बैंगल को बनाने में, ये याद रखना है। हर एक दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद से है वो बैंगल बनाता है, क्योंकि जो फिरोजाबाद है वो इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी शीशा का जो इंडस्ट्री है उसका क्या है, ये सेंटर है। क्या है, सेंटर। कौन सा जगह, जगह का नाम याद रखेंगे, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद क्या है, तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का वो सेंटर है, यानी मुख्य केंद्र है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन, मुकेश's फैमिलीज अमंग देम, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, कई ऐसे परिवार, जनरेशन टू जनरेशन, कई पीढ़ी बीत गई और उन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ ही बनाया है, यानी चूड़ियाँ बनाते बनाते कई पीढ़ियाँ वहाँ पर फिरोजाबाद में कई परिवार ने बिता दिया है। अब मुकेश की फैमिली भी जो है उन्हीं में से क्या है, एक है जो चूड़ियाँ बनाती है, बैंगल्स को बनाती है। दे ऑल आर बैंगल मेकर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर कितने ऐसे फैमिलीज काम करते हैं चूड़ियाँ बनाने में फिरोजाबाद में, तो ऑलमोस्ट 20,000, 20,000 ऐसे परिवार हैं, 20,000 बच्चे भी हैं जो इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो ग्लास इंडस्ट्री में वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है। तो 20,000 जो बच्चे काम करते हैं फिरोजाबाद की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, बैंगल मेकर की फैक्ट्री में काम करते हैं, वो इलीगली काम करते हैं, अवैध रूप से काम करते हैं। ठीक है, दे लिव इन स्ट्रिंकिंग लेन्स, वो लोग ऐसे जगह में रहते हैं जो जहाँ बहुत ही कह सकते हैं खराब जगह है, बदतर जगह है। एंड दे आर चोक्ड विद गार्बेज, उन जो रहते हैं वहाँ पर गार्बेज, कूड़े कचरे बहुत सारे भरे हुए हैं, है ना। दीवारें उनकी अच्छी नहीं हैं, कई तरीके से दीवारें भी जो है वो उसका भी जर्जर स्थिति हो गया है। ना घर में कोई विंडोज़ है जहाँ वो लोग काम कर रहे हैं, ना विंडोज़ है। और वो जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो एनिमल्स से और इस प्रकार के जो लोग काम कर रहे हैं, बैंगल मेकर्स जो फैमिली हैं, उनसे पूरा भरा हुआ है। यानी एनिमल्स भी वहाँ पर बहुत सारे हैं और बैंगल मेकर की जो फैमिली है वह भी वहाँ पर बहुत सारे हैं, यानी वो पूरा एरिया बस इन्हीं दो चीज़ों से भरा हुआ है। अब जो हमारी नरेटर है अनीस जंग, ठीक है, वह एक ऐसी औरत को देखती है, तो फ्रेल विमन है, मतलब चेहरा से पूरा चेहरा गिरा हुआ है और चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, है ना, ठीक है, साफ सुथरा नहीं है। वैसी एक महिलाओं को देखती है और देखने के बाद उनसे बातचीत भी करती है। वो जो महिला थी, जो लड़की थी, एक औरत ही है, वो मुकेश की जो भाभी है, यानी कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ, मुकेश का जो एक बड़ा भाई है उसकी वाइफ है, यानी मुकेश से सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर ये हमने देखा, वो अब मुकेश की वो घर जाती है अनीस जंग, तो वहाँ देखने के बाद जिस तरीके से एक बहू को, यहाँ एक टर्म यूज हुआ है बहू, डॉटर इन लॉ, ठीक है, जो बहू कहते हैं, तो बहू जिस तरीके से रिस्पेक्ट करती है, एक संस्कारी बहू, कल्चर्ड बहू जिस तरीके से बिहेव करती है, वहाँ पर वह भी
मुकेश की जो सिस्टर इन लॉ है वह भी उसी तरीके से बिहेव करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि कस्टम ऐसा कस्टम ही डिमांड करता है। क्या? सी वेल्स हर फेस, अपने फेस को वो पर्दे से यानी घूंघट से ढक लिया करती है। ऐसा कस्टम में ही है कि कोई भी अगर परिवार का बड़ा बुजुर्ग या उससे बड़ा कोई ऐसा मेल पर्सन उसके सामने से होकर गुजरता है या सामने कभी आता है, तो घर की बहुएं क्या करती हैं, अपना जो मस्तक है, अपना जो चेहरा है, वो अपने पल्लू से तुरंत कवर कर लेती है। ही नोज नथिंग एक्सेप्ट द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। मुकेश की बात हो रही है, मुकेश के जो फैमिलीज हैं उनकी बात हो रही है कि वह कुछ नहीं जानता है, सिर्फ और सिर्फ चूड़ियां बनाने ही जानता है। तो आगे देखेंगे हम लोग, आगे ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे जो फैमिलीज के लोग हैं जो एडल्ट एज में हैं और टोटल तो बैंगल मेकिंग के फैक्ट्री में काम कर ही रहे हैं, वो अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं, आई साइट उन लोग खो देते हैं। कहता है कि मुकेश जो ग्रैंड मदर थी, मुकेश की जो दादी माँ है, ठीक, वास्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, उन्होंने अपने पति को, अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखी है, क्योंकि उनके यानी मुकेश के दादाजी जो हैं वो भी ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करते थे। तो उनको अंधा होते हुए उनकी दादी ने अपनी आंखों से खुद देखा है, क्योंकि कंडीशन ऐसा था कि बट दे कैन नॉट गिव अप गॉड गिवन लिनेज, उन लोगों का वही एक जरिया था, तो उसको छोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। और जब ग्लास बैंगल फैक्ट्री मेकर्स की फैमिली में अगर उन लोगों ने जन्म लिया है तो काम भी तो वही करना है। तो जितने भी फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स थे वहाँ पर कुछ और नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ ही दिखाई देती थी। आप किसी भी गलियारे में चले जाओ फिरोजाबाद के शहर में, हर शहर में चूड़ियाँ ही आपको दिखेंगी और डिफरेंट कलर की चूड़ियाँ। अभी भी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आप जाएंगे या किसी भी मार्केट से अगर आप चूड़ियाँ खरीदते हैं या किसी से मंगवाते हैं, तो आप उस चूड़ी के डब्बे में आप देखेंगे कि किसी न किसी गली का नाम और लास्ट में फिरोजाबाद शहर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ये कटु सत्य है कि फिरोजाबाद जो है फेमस किस लिए है, तो बैंगल्स के लिए फेमस है। ये सर्वथा सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब इन लोग जो काम करते हैं, जो वर्कर्स लोग वहाँ काम कर रहे हैं फिरोजाबाद की गलियों में जो लोग काम कर रहे हैं, कहता है डार्क हटमेंट्स, यानी जो सेल बना हुआ है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो जो सेल बना हुआ है वह सेल क्या है कि जहाँ पर लड़के भी हैं और लड़कियाँ दोनों वेल्डिंग करते हैं, जो चूड़ियाँ हैं उसको, जो बैंगल्स है उसको वेल्डिंग करते हैं, पॉलिशिंग करने का काम उसको करते हैं। और बाद में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि वो जो लाल रंग की जो चूड़ियाँ होती हैं वो इंडियन वीमेन यानी भारतीय महिलाओं का एक कहिए का पहचान होता है। और पहचान किस चीज़ का होता है, तो सुहाग का, ठीक है, किसका? सुहाग का पहचान होता है। जो लाल चूड़ियाँ होती हैं, दे सिम्बलाइज ऑस्पिशियस इन मैरिज, और वो चूड़ियाँ जब विवाह के समय में भी एक अच्छा प्रतीक के रूप में माना जाता है, शुभ माना जाता है, लाल रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है माइंड नम्बिंग टॉयल। कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी अब थोड़ा सा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लिटिल हैज़ चेंज्ड विद द टाइम इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद जो अब तक का फिरोजाबाद है उसमें बहुत कुछ कम बदलाव हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नम्बिंग टॉयल हैज़ बीन किल्ड इन इनिशिएटिव ऑफ द यंग, दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर जो यंग है, जो चाइल्ड लेबर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं जो इलीगल है, अगर कोई इस तरह का ग्रुप बनाता है या ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है और वो जो ऑनर्स हैं, ऑनर के अगेंस्ट जाने का काम करता है, तो उन लोगों को बहुत ही गलत तरीके से जेल में डाला जाता है, थाने ले जाया जाता है, पुलिस स्टेशन में जाकर डाल दिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर इलीगल तो है ही और ऐसा वहाँ हो रहा है, ठीक है। इसलिए वहाँ कहता है कि मिडल मैन एक्सप्लॉयट देम, जो बीच के लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनका बड़ी गलत तरीके से शोषण करते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनकी आवाज़ को उठा सके, उनके साथ जो गलत हो रहा है उनकी बातों को उठा सके। और इसलिए वहाँ पर कहता है कि दो तरह की दुनिया वहाँ पर अस्तित्व में है। कहाँ? फिरोजाबाद में, ठीक है।
फिरोजाबाद में। वन जो पहली दुनिया है, वो पहली दुनिया क्या है, तो वो है बेंगल मेकर की, जो चूड़ियाँ बनाते हैं लोग। और दे आर काउट इन अ वेब ऑफ पोएट्री, क्योंकि वो लोग गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। और दूसरी जो दुनिया है, वो दूसरी दुनिया है वो मनी लेंडर का है, साहूकार लोगों की है, जो पैसे उधार देते हैं, कर्ज पे पैसे देते हैं, ठीक है। और वो है मिडिलमैन, पुलिसमैन, ठीक है। और ये सब जो वर्ग के लोग हैं, यही लोग ज़्यादा शोषण कर रहे हैं उन छोटे छोटे बच्चों का, ठीक है। मुकेश की आंख जो है अब होप से, यानी आशाओं से भरी हुई है। मुकेश की आंख आशाओं से भरी हुई है कि क्या एक दिन वो मोटर मैकेनिक बनेगा। जब अनीस जंग उनसे पूछती हैं कि क्या तुम मोटर मैकेनिक बन चाहते हो, तो वो बताता भी है कि हम कुछ दूरी में जाकर के वहाँ है मोटर मैकेनिक का काम करेंगे। जब पूछती क्या है कि इफ ड्रीम्स फ्लाइंग ऑफ प्लेन, मुकेश से जब बातचीत होती है ऑथर अनीस जंग की, तो मुकेश तो कहता है दो चीज़ें, कि एक मोटर मैकेनिक बनेगा और कार को ड्राइव करना भी चाहेगा, ठीक है। तो ये दो सपने के बाद उनसे ऐसे ही मजाकिये तौर पे अनीस जंग पूछ लेती है कि क्या तुम प्लेन जो है, हवाई जहाज, उसमें उड़ना पसंद चाहते हो, उड़ना चाहते हो, या उसको उड़ते हुए देखना चाहते हो। तो बेचारा जो अनीस जंग है, सॉरी जो मुकेश है, वो मुकेश शर्मा जाता है और नीचे अपने पैर को घसीटते हुए नीचे धरती की तरफ देखने लगता है, जमीन की तरफ देखने लगता है। ही इज कंटेंट और सेटिस्फाइड टू ड्रीम ऑफ कार्स, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है बस कार को चलते हुए और उसको चलाते हुए, वहीं फिरोजाबाद की शहर में ही, वहीं के रोड में ही चलाते हुए देखना पसंद करता है, बस उसी में वो सेटिस्फाइड है। कहानी आपकी यही अंत होती है, यही लास्ट करती है। एक्चुअली लास्ट में बता गया है कि फिरोजाबाद के जो शहर हैं उसमें बहुत कम ही हवाई जहाज उड़ते हैं। चलिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और अगले क्लास में जब आएंगे तो एक अलग नए चैप्टर के साथ में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।